तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं दीपशिखा सोनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। रेशम पालन पर संपूर्ण जानकारी। मसूर की फसल में किए जाने वाले प्रबंधन कार्य। कृषि के साथ साथ कृषि आधारित सह व्यवसायों का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है और इन सह व्यवसायों में शहतूत रेशम पालन को किसान अपनाकर अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं। परंतु कुछ किसान भाई इस सह व्यवसाय को अपना तो लेते हैं, परंतु शहतूत रेशम पालन के तकनीकी ज्ञान के अभाव में उचित लाभ नहीं ले पाते। अतः शहतूत रेशम पालन से अधिक उत्पादन एवं लाभ लेने हेतु विधियां एवं तकनीक क्या है, इस पर जानकारी के लिए देखिए अन्नदाता की यह विशेष प्रस्तुति। रेशम उद्योग कृषि आधारित एक सहायक उद्योग है। कृषक अपने कृषि कार्यों के साथ साथ इस उद्योग को अपनाते हुए आय अर्जित कर सकते हैं। रेशम उद्योग की कुछ विशेषताएं हैं जिसके कारण यह अपने राज्य में अत्यधिक उपयोगी उद्योग है। समस्त आयु एवं आय वर्ग के सदस्यों हेतु रोजगार का सरलतम साधन है। अल्प पूंजी निवेश से अधिक आय अर्जन करने का एक साधन है। ग्रामीण वासियों को शहरी क्षेत्रों में पलायन करने से रोकने में सहायक है। पर्वतीय क्षेत्र में संवेदनशील पर्यावरण के संरक्षण संवर्धन में यह व्यवसाय सहायक है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुधार के साथ साथ विदेशी मुद्रा अर्जन में भी सहायक है। रेशम उद्योग की 3 मुख्य शाखाएं हैं, जिसमें पहली शाखा शहतूत की खेती, दूसरी शाखा कीट पालन एवं कोया उत्पादन है और तीसरी शाखा को धागाकरण कहते हैं। इसमें से प्रथम 2 शाखाएं शहतूत की खेती और कीट पालन एवं कोया उत्पादन कृषि से संबंधित हैं, अतः इनको कृषक आसानी से अपना सकते हैं। रेशम कीट का एकमात्र भोजन शहतूत की पत्ती है। अच्छे एवं गुणवत्ता युक्त रेशम कीट पालन व भरपूर मात्रा में उन्नत गुणवत्ता की शहतूत पत्ती की उपलब्धता हेतु शहतूत वृक्षारोपण अति आवश्यक है। इस हेतु शहतूत के पौधों को पूरे क्षेत्रफल में 4 बाई 4 फीट अथवा 4 बाई 3 फीट की समान दूरी पर वृक्षारोपण किया जाता है। इस पद्धति से 1 एकड़ में 2700 से 3600 पौधों का रोपण होता है। इस पद्धति के वृक्षारोपण से प्रति वर्ष 6000 से 7000 किलोग्राम शहतूत पत्ती का उत्पादन प्रति एकड़ होता है। इसमें जो आवश्यक सामग्री होती है उसमें ट्रे, बांस और टैंक से आसानी से कीट पालन का कार्य किया जा सकता है। इस व्यवसाय के लिए विभिन्न परियोजनाएं भी चलाई गई हैं, जिसके आधार पर कीट पालन करने के लिए भवन तथा उन्नत प्रकार की सामग्री देने के लिए अनुदान की व्यवस्था की गई है। इस हेतु किसानों को रेशम पालन विभाग द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है और प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात ही विभाग द्वारा ही कीटों का वितरण किया जाता है।
तो किसान भाइयों, आपको कीड़ों को घर ले जाने के पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि घर को भली भांति विशुद्धिकरण कर लिया गया है। किसान भाइयों, अब आइए चर्चा करते हैं कीट पालन एवं कोया उत्पादन पर। कीटाणुओं से प्रस्फुटित रेशम कीट अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, इसलिए इस अवस्था में इनके पोषण में बहुत ही सावधानी बरतनी होती है। कीट की इस प्रारंभिक अवस्था में कोमल एवं छोटे आकार की शहतूत पत्तियां पोषण हेतु दी जाती हैं। पालित रेशम कृमि विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए 22 से 28 दिनों की जीवित अवधि में अपने वजन का 10,000 गुना आयतन एवं 8,000 गुना आकार बढ़ा लेते हैं। एक कीट द्वारा लगभग 25 से 30 ग्राम शहतूत पत्ती कृमि अवस्था में ग्रहण की जाती है। बीच बीच में पुराने केंचुल जो बढ़ते शरीर के साथ सुस्त पड़ जाते हैं, उनको शरीर से उतारकर फिर से यह कीट पत्ती खाने में उद्यत हो जाते हैं। इस प्रकार रेशम कृमि अपनी पत्ती खाने की अवस्था में 4 बार केंचुल उतारते हैं, जिसे मोल्ट कहते हैं। जब रेशम कीट कोया बनाने के लिए तैयार होता है तो पत्ती खाना बंद कर देता है तथा इसका रंग अल्प पारदर्शक हो जाता है। ऐसे कृमि को छांटकर कोया निर्माण हेतु चंद्राकी या अन्य उचित स्थान पर रख दिया जाता है। कोया निर्माण का यह कार्य लगभग 72 घंटे में पूरा हो जाता है। 1 औंस कीट से औसत कोया उत्पादन लगभग 35 से 40 किलोग्राम होता है। कोया की उत्पादकता प्रति एकड़ शहतूत की पत्ती के उत्पादन पर निर्भर करती है। सामान्य तौर पर अपने प्रदेश में 1 एकड़ में लगभग 7,000 से 8,000 किलोग्राम शहतूत पत्ती का उत्पादन होता है। प्रत्येक वर्ष लगभग 6 औंस कीटाणु का कीट पालन 1 एकड़ क्षेत्रफल पर किया जा सकता है, जिससे लगभग 225 किलोग्राम कोया का उत्पादन प्रति वर्ष संभावित है। परंतु शहतूत के वृक्षों की उचित मात्रा में कर्षण कार्य, खाद एवं पानी की उपलब्धता कराकर प्रति एकड़ पत्ती के उत्पादन को और बढ़ाया जा सकता है। फलस्वरूप कोया उत्पादन में भी बढ़ोतरी संभव है। अगर इस कोया की बिक्री की बात करें तो समस्त कोयों की बिक्री आकर्षक दरों पर रेशम विभाग के माध्यम से खुली नीलामी के द्वारा कराई जाती है, अर्थात के बाजार की कोई भी समस्या नहीं है। इसके अतिरिक्त यदि कृषक अपने उत्पादित कोयों से धागाकरण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दें तो वे अपने लिए एक कुटीर उद्योग तो स्थापित ही कर सकते हैं, साथ ही अपनी आय में और भी बढ़ोतरी कर सकते हैं। किसान भाइयों, दलहनी फसल मसूर इस समय बढ़वार की अवस्था पर होगी, जिसमें इस समय बहुत से समसामयिक कार्यों को करना आवश्यक होता है। परंतु अधिकतर किसान मसूर की बुआई करने के बाद ना तो खरपतवारों की सफाई करते हैं, न सिंचाई प्रबंधन तथा रोगों व कीटों के नियंत्रण पर भी ध्यान नहीं देते हैं। फलस्वरूप मसूर की फसल से कम उत्पादन ही मिलता है। अतः इस समय मसूर की फसल कौन कौन से समसामयिक कार्यों को अपनाना है, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं तिरहुत कृषि महाविद्यालय विषय विशेषज्ञ डॉक्टर देवेंद्र सिंह। जो फसल है वो लगभग 50-55 दिन की फसल है। उन किसान भाइयों को अभी फूल आने का समय आ गया है, तो खास तौर से बलुई और दोमट जमीन वाले खेतों में मसूर लगाए हैं तो वहाँ एक हल्की सिंचाई करें। दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ जो क्ले मिट्टी, जो केवाल मिट्टी जिसको कहा जाता है, वहाँ मसूर लगाए हैं तो वो सिंचाई अपने फसल में ना दें। दूसरा है कि अगर खरपतवार बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके खेत में हो तो आप उसको मैनुअल अगर निकौनी कर सकते हैं खुरपी से तो उसको घास को उसमें निकाल दें। पोषक तत्व से की कमी वाले क्षेत्र हैं, उन किसान भाइयों से आग्रह है कि वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिसमें बोरोन, जस्ता और आयरन सल्फर की मात्रा हो, ऐसे 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, और उसी में 1 ग्राम से 1.5 ग्राम बेबिस्टीन पाउडर मिला के और छिड़काव करें। ऐसे जो किसान भाई जहां पर पोषक तत्वों की कमी नहीं है
सूक्ष्म पोषक तत्वों की, वो जनरल 2% यूरिया का स्प्रे, 2% यूरिया अर्थात 100 लीटर पानी में 2 किलोग्राम यूरिया का एक स्प्रे जरूर करें, जो कि आपके पुष्पन की संख्या को बढ़ा देगा और आपका अल्टीमेट उपज ज़्यादा होगा। जिन किसान भाइयों के खेत में मसूर का बढ़वार बहुत ज़्यादा हो गया हो, वो यूरिया का स्प्रे के जगह पोटेशियम, जो स्प्रेएबल मार्केट में पोटेशियम उपलब्ध है जो छिड़काव के लिए, उसका आप 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल के छिड़काव अवश्य करें। अगर कोई रोग अगर इसमें आता है तो रोग वो लास्ट में जब फ्लावर और पाड़ लगता है तो स्टेम फाइलम जैसा रोग पिछले वर्षों में देखा गया है, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में लगता है। जैसे स्टेम फाइलम में क्या प्रभाव देखा जाता है कि झुलस जाता है, एक तरफ से झुलसेगा पौधा और पूरा का पूरा खेत सूख जाएगा। तो ऐसी अगर किसी तरह से लक्षण दिखाई दे तो साफ नाम की दवा जो मार्केट में उपलब्ध है, जिसमें कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब का मिश्रण है, उस दवा का 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर घोल के एक बार छिड़काव अवश्य करें। इसमें अभी मसूर में स्मट भी कभी कभी आता है। अगर इस तरह का कोई रोग दिखाई दे तो आप पहले अगर जानकार हैं, अगर जानकारी रखते हैं तो दवा का उपयोग कर सकते हैं, नहीं तो किसी नज़दीक के कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विशेषज्ञ से उसको दिखा के अच्छी तरह जानकारी करके उसकी दवा की अनुशंसा कराएं। मसूर में वस्तुतः कीट का प्रकोप कम होता है। पाड बोरर जो फली छेदक कीट चने में लगता था, उसका माइग्रेशन हुआ है। तो ऐसे किसानों के लिए सलाह ये है कि वो फेरोमोन ट्रैप का उपयोग करें। तो अगर उस फेरोमोन ट्रैप में प्रतिदिन 3-4 अगर वो फेरोमोन ट्रैप आप 50 मीटर के डिस्टेंस पर आप 3 के हिसाब से लगाएंगे और प्रति ट्रैप अगर 3 से 4 कीड़े अगर प्रौढ़ अगर पकड़े जाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको इंडक्सा कार्ब का 1 ml दवा प्रति लीटर के हिसाब से पूरे खेत में छिड़काव करें, यदि प्रौढ़ आपके खेतों में दिखाई देते हैं। अगर वो नहीं दिखाई देते हैं तो ऐसे स्थिति में आपको अभी कोई छिड़काव करने की आवश्यकता नहीं है। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। विभिन्न फसलों में समेकित कीट नियंत्रण पर जानकारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। फसलों को कीट व रोगों से बचाने के लिए किसान कीटनाशक दवाओं के छिड़काव को अधिक महत्व देते हैं, जिनके छिड़काव से न केवल लागत बढ़ती है बल्कि ये मानव स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदायक होते हैं। अतः किसानों को चाहिए कि वे पौध संरक्षण हेतु समन्वित कीट व रोग प्रबंधन तकनीक को अपनाएं। इस संदर्भ में जानकारी दे रहे हैं एक प्रोफेसर डॉक्टर SK खींची। किसान भाइयों, आज जो अपन बात करेंगे वो है समन्वित नासी जीव प्रबंधन, या जिसे अपन IPM या इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट बोलते हैं। समन्वित नासी जीव प्रबंधन का ये है कि जो अपना पर्यावरण है उस पर्यावरण को सुरक्षित रखे। तो इसके प्रमुख घटक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं ग्रीष्मकालीन जुताई। अगर अपन खेत की अच्छी तरह से जुताई करते हैं तो उसके जो भी ज़मीन में रहने वाले कीट है, जो मृदा में रहने वाले कीट हैं, वो आसानी से उसके जो पार्ट है, चाहे अंडा हो, चाहे लार्वी हो, चाहे उसका प्यूपा हो, जो भी ज़मीन में है, वो गर्मी की जुताई करने से वो सूर्य की रोशनी से नष्ट हो जाते हैं और अगली जो अपन फसल लेते हैं वो सुरक्षित होती है और उसमें किसी तरह का कीड़ों का प्रकोप नहीं होता है। दूसरी बात आती है तो फसल चक्र। अगर अपन एक ही फसल की बुआई करते हैं किसान भाइयों, तो उसमें क्या होता है कि उन्हीं कीड़ों
कीड़ों की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है। तो अपने को फसल चक्र अपनाना चाहिए। फसल चक्र में यह है कि भाई एक दलहनी फसल ले ली हो तो फिर दूसरी धान्य वाली फसलें लेनी चाहिए। इस तरह से अपने को कुल को बदल बदल के उन सब्जियों को या फसलों को काम में लेना चाहिए, जिससे क्या है वो कीट को जो अपनी रुचि के अनुसार भोजन नहीं मिलेगा और वो उनकी संख्याएं आगे तक नहीं बढ़ेगी। उसके बाद में किसान भाइयों प्रतिरोधी किस्में, कई ऐसी किस्में हैं, चाहे सब्जियों के लिए लीजिए चाहे आप धान्य वाली फसलों के लीजिए, उसमें कुछ किस्में हैं जिनमें उन कीट और बीमारियों के प्रति उसमें कम से कम प्रकोप होता है और उस आसानी से अपन बचा सकते हैं। एक होता है प्रकाश पास, जिसे अपन लाइट ट्रैप कहते हैं। किसान भाइयों ये एक बहुत ही सस्ता और पर्यावरणिक अनुकूल, जिसमें किसी तरह का रसायन का भी प्रयोग नहीं होता है और इसको अपनाने से ही कई तरह के कीड़े अपने इसको नियंत्रित कर सकते हैं। एक लालटेन या फिर कोई ऐसा प्रकाश पास जला करके और उसके नीचे एक बाल्टी रख दें या फिर टब में जल भर करके उसमें थोड़ा सा केरोसिन की मात्रा मिला दें। उससे क्या है कि जो भी लाइट की तरफ या जो भी प्रकाश की तरफ आकर्षित होने वाले कीट हैं वो सब आकर्षित होकर के उसके टकराएंगे और उससे क्या है कि वो नीचे जो टब भरा हुआ है केरोसिन से मिश्रित जल में गिर जाएंगे। उससे क्या है कि उनको अपन इकट्ठा करके और एक तरफ दबा सकते हैं और उससे अपन प्रकाश की तरफ आकर्षित वाले कीड़ों का अपन नियंत्रण कर सकते हैं। तो किसान भाइयों ये एक बहुत ही अच्छी नियंत्रण की अच्छी विधि है प्रकाश पास। एक और है फेरोमोन ट्रैप। फेरोमोन ट्रैप जो कई तरह की लटें हैं, जैसे कपास की सुंडी या फिर ये को सफ़ेद बरंग सफ़ेद लट जिसे अपन कहते हैं। उसके अलावा भी कई ऐसे कीट हैं जिनको अपन फेरोमोन ट्रैप से नियंत्रित करते हैं। अब फेरोमोन ट्रैप में क्या होता है कि इसमें अपन जानते हैं कि नर और मादा कीट होते हैं। तो नर कीट क्या होता है कि वो उसमें एक ऐसी खुशबू या एक ऐसी वो स्मेल होती है। नर कीट ये समझते हैं कि यहाँ पे मादा कीट है, तो वो उस फेरोमोन ट्रैप की तरफ आता है और उस फेरोमोन ट्रैप की जो ट्रैप होता है उसके नीचे एक पॉलीथीन या थैली होती है, तो उससे टकरा करके वो थैली के अंदर इकट्ठा हो जाता है। उनको इकट्ठा करके एक तरफ अपन ज़मीन में दबा दें या उनको नष्ट कर दें। ये एक बहुत ही अच्छा है जिसमें भी पर्यावरण का कोई नुकसान नहीं होता है। इसमें क्या है कि एक हेक्टेयर में अपने को 5 से 8 तक फेरोमोन ट्रैप ले सकते हैं और इनको 15 दिन के बदलना होता है। फेरोमोन ट्रैप्स के जो ल्यूर आता है जिसे अपन ल्यूर कहते हैं उनको बदलना होता है और इनको हमेशा फसल से अपने को करीब 1 फीट ऊपर लगाते हैं ताकि जो इसके नर कीट है वो आसानी से इसकी तरफ आ करके नष्ट हो सके। इसके बाद में किसान भाइयों अपना आता है जैविक। एनपीवी की बात करते हैं तो इसमें 250 एली लेते हैं और उसका छिड़काव करते हैं। तो उससे क्या है कि जो वो लटें होती है, लटें उससे लेपिडोप्टेरा वो मर जाती है और उन्हीं लटों को अपन इकट्ठा करके ग्राइंड करके या पीस करके वापस इस छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों एजेडिरेक्टिन एक नीम का उत्पाद है। ये क्या है कि जो चूसने वाले कीट हैं इनको दूर भगाता है या उसको खाने से रोकता है। तो अगर इसका छिड़काव करते हैं अपन तो भी अपने जो चूसने वाले कीट हैं इनको नियंत्रित कर सकते हैं और अपनी फसल को सुरक्षित रख सकते हैं। भाइयों एक आता है वो बीटी का छिड़काव। ये वास्तव में बहुत ही अच्छा है जो फली छेदक कीट है इनके लिए। तो 1 लीटर प्रति हेक्टर के हिसाब से अपने को छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद में आता जो एक और इसका घटक है ट्रैप फसलें। उसमें क्या होता है कि किसान भाइयों कीड़ों में भी ये देखा गया है कि वो भी कुछ विशेषतः उसी फसल के प्रति ज़्यादा आकर्षित होते हैं, उसी को सबसे ज़्यादा नुकसान करते हैं। जैसे टमाटर और भिंडी, ये इनके अंदर वो जो फली छेदक कीट है हेलियोथीस जिसे हम हमारी भाषा में बोलते हैं, जहाँ पे उसका प्रकोप होता है, अगर वहाँ पे अपन गेंदे की फूल वाली वो लगाते हैं तो उस स्थिति में वो क्या है मुख्य फसल को छोड़ करके उस गेंदे की फसल को ही नुकसान करती है और वो अपनी संतति को वहीं पे बढ़ाती है और अपनी फसल जो मुख्य फसल होती है उसको अपन सुरक्षित रख सकते हैं। किसान भाइयों एक और जो मुख्य चीज़ है इसमें ट्राइकोडर्मा जो फफूंद है, इसको अपन जड़ गलन रोग है, ये क्या करता है कि उसी फफूंद को कम करने की क्षमता होती है। इसमें क्या करना है कि अपने को 100 किलो गोबर हो या वर्मी कंपोस्ट हो तो उसमें मिला करके इसको 8 से 10 दिन तक अपन रखते हैं। तो किसान भाई उसमें रखने के बाद में अपन खेत में काम में ले सकते हैं। पर इसमें जो मुख्य बात ध्यान योग्य बात यह है कि उसमें नमी होना जरूरी है। अगर खेत में नमी है तो जो ट्राइकोडर्मा का परिणाम है वो बहुत अच्छा आता है और जो जड़ गलन है, उकटा है, उन जो बीमारियां होती है फसलों में
या सब्जियों में उनको अपन आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि बसंतकालीन ईख, शकरकंद, गर्मा सब्जी की बुआई के लिए खेत की तैयारी करें। कद्दू वर्गीय सब्जियों की अगेती फसल की पौध तैयार करने के लिए बीजों को पॉलीथीन के थैलों में उगाएं। पॉलीथीन के थैलों को पॉली घरों में रखें। चना, मटर और टमाटर की फसल में फली छेदक कीट के नियंत्रण के लिए फेरोमोन प्रपंच 3 से 4 प्रपंच प्रति एकड़ की दर से लगाएं। यदि कीट अधिक हैं तो बीटी नियमन का छिड़काव करें। आसमान में हल्के बादल छाए रहने से सरसों की फसल में लाही कीड़े का आक्रमण हो सकता है। बचाव के लिए डाइमिथोएट 30 EC दवा 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। समय से बोई गई गेहूं की फसल जो 90 से 100 दिनों की हो गई है उसमें सिंचाई कर बची हुई नाइट्रोजन का उपरिवेशन करें। आम के बगीचों में मंजर आने के पहले कार्बारिल दवा 2 ग्राम अथवा डाइमिथोएट दवा 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर पेड़ों पर छिड़काव करें। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि 10 से 15 दिन पहले गिराए गए धान के बिचड़े में यूरिया का बुरकाव 2 किलोग्राम प्रति 10 डिसमिल बीज स्थली की दर से करें, ताकि 7 से 10 दिनों बाद बिचड़ा रोपनी लायक हो जाए। जिन किसान भाई के पास गर्मा धान का बिचड़ा रोपा लायक हो गया हो वे रोपा की तैयारी करें। रोपा से पहले खेत की भलीभांति जोताई कर कादो करें तथा उर्वरक की व्यवस्था कर लें, ताकि 21 दिनों की अवस्था वाले बिचड़े को समय पर रोपा जा सके। खेत की अंतिम जुताई के समय 18 किलोग्राम DAP, 11 किलोग्राम यूरिया तथा 14 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति एकड़ की दर से अच्छी तरह मिट्टी में मिला देवें। 2 से 3 बिचड़े 20 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी तथा 15 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी पर रोपें। समय से बोई गई गेहूं की फसल बाली निकलने की अवस्था में आ गई है एवं इस समय फसल में नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। नमी की कमी होने पर सिंचाई करें। आलू की फसल के बाद खेत खाली होने पर जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई की सीमित सुविधा उपलब्ध हो वे मूंग की खेती कर सकते हैं। मूंग की उन्नत किस्म SML 668 की बुवाई 12 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से करें। अब मसूर, चना एवं मटर जैसी फसलों पर चर्चा करें तो समय पर बोई गई इन फसलों में फली का आना शुरू हो गया है। अगर इनमें फली छेदक कीड़ों का आक्रमण हो रहा हो तो कीटनाशी दवा मोनोक्रोटोफॉस 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। अगर हरा चना, मटर तोड़कर बाजार में बेचना हो तो फसल में जैविक कीटनाशी दवा डेल्फिन का छिड़काव 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से करें। समय से बोई गई कम अवधि की फसल तैयार होने की अवस्था में है। सरसों की फली जब सुनहरे पीले रंग की हो जाए तभी फसल को काटे एवं उसकी तैयारी करने के पहले 2 से 3 दिनों तक धूप में सुखा लें। जो किसान भाई गर्मा सब्जी की खेती करना चाहते हैं वे जल्द से जल्द खेत की जुताई कर उसमें नेनुआ, झींगी, कद्दू, खीरा, कदीमा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा एवं अन्य लतरने वाली सब्जियों को थाले में लगाएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। ग्राम ओढ़नी, जिला समस्तीपुर के कृषक शिवनाथ, आप अन्नदाता के माध्यम से तंबाकू की फसल में इस समय किए जाने वाले कार्यों पर जानकारी चाहते हैं। तो शिवनाथ जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है अन्नदाता कार्यक्रम का यह अंश। पत्तों में चित्ती आ जाते हैं, झड़कने लगते हैं, कुछ
छोटे छोटे दाने बहुत पूरे पत्ते पे फैल जाते हैं और उनका वजन कम होता है, पत्ते का छेद कर देते हैं और नतीजा होता है कि जब हम लोग फाइनल प्रोडक्ट तंबाकू के पत्ते का बनता है तो उसका वजन काफ़ी कम हो जाता है और क्वालिटी भी थोड़ा डिटोरिएट करता है। उस स्थिति से बचने के लिए आप हल्की सिंचाई अवश्य करें और एक दवा बेनोमिल करके आती है, वह बेनोमिल 2 ग्राम प्रति लीटर का घोल बना करके अवश्य 2 से 3 छिड़काव एक सप्ताह पर कर दें तो इस बीमारी से आप बिल्कुल ही बच सकते हैं और जो फैल रहा है जिनमें वो काफ़ी रुक जाएगा। और इसमें एक और ध्यान देने की बात है कि जो किसान के खेत में है और जो बगल के खेत में नहीं है, तुम जिनको नहीं है वो भी छिड़काव कर लें क्योंकि यहाँ से इन्फेक्शन वहाँ तक भी जा सकता है। दूसरा चीज़ है, अभी आप देखेंगे पत्ते उठा करके तो जिन खेतों में ठोकरा जिसको कहते हैं उसको भी आने की संभावना काफ़ी रहती है। कई ठोकरे जड़ के नीचे से, मिट्टी के नीचे से जड़ों में निकल करके बाहर आते हैं और मिट्टी पर 1 इंच 2 इंच ऊपर तक आते हैं और जितना ज़्यादा बढ़ेंगे उतना ही आपके तंबाकू के पत्तों का वजन कमज़ोर पड़ेगा। तो सावधानी बरतिए और हर पत्ते को उलट के देखिए, कहीं भी ठोकरा अगर नजर आता है तो उसको कृपया फ्लावरिंग के पहले उखाड़ दें, जैसी नज़र आए उखाड़ दें, उखाड़ करके उसको खेत के बाहर गड्ढे में गाड़ दें। ये शीतलहर के दौरान तापमान कमी में जो कल्ले निकलते हैं, कांखी जिसको कहते हैं, वो भी काफ़ी बढ़ता है। तो आप बराबर 10 दिन पर नज़र डालते रहें और जो भी निकले कल्ला या कांखी नजर आए उसको आप उसमें से हटा दें तो तंबाकू का आपका जो पत्ते का क्वालिटी है वो बरकरार रहेगा। तो 3-4 बातें को अभी आप 1 महीने 15 दिन तक जब तक तापमान कम है, कटनी के पहले, तंबाकू काटने के पहले अवश्य ध्यान दें। हल्की सिंचाई एक अवश्य जरूर कर दें जो आपको तापमान से लड़ने में, शीतलहर से लड़ने में तंबाकू के पौधों को मदद करेगा। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधी समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-425-4085 पर दोपहर 2 से 3 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।